नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत हम सावरकर की वीर गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। काला पानी की सजा के तहत अंडमान निकोबार भेजे जाने के 6 महीने के अंदर ही माना जाता है कि सावरकर के हौसले पस्त हो गए थे और वे माफी मांगने पर उतर आए थे। 1911 में उन्होंने अपनी पहली दया याचिका लिखी थी। इसके 2 साल बाद 1913 में उन्होंने दूसरी याचिका भी लिख डाली थी। इस याचिका में उन्होंने जो कुछ लिखा, उसको लेकर सावरकर की वीरता पर सवालिया निशान लगाया जाता है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे इस पर बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि काला पानी की सजा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। उन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया है। अब वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें सावरकर का मनोबल टूटने लगता है, उनकी वीरता जवाब देने लगती है और वो दया याचिका लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहली दया याचिका वो 1911 में लिखते हैं। वो शायद उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम उसके कंटेंट के बारे में बहुत बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 साल बाद वो एक और याचिका लिखते हैं और वो हमारे पास उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या हुआ। जी, तो पहले तो ये दया याचिका के अध्याय में एक थोड़ी सी हम बात जोड़ दें कि ये जो दया याचिकाएं थी, इसके बारे में अभी तक जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जो संगठन सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, वो पहले तो इसको डिनाई करते रहे और अभी उन्होंने एक अलग प्रकार का बयान दे डाला। और जब उनके नज़र में भी ये आया तो उन्होंने 2-3 आर्ग्यूमेंट दिए कि दया याचिकाएं क्यों लिखी गई। उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई ये सावरकर शिवाजी के समान चालाक थे और वो अंग्रेज़ों को दया याचिका लिखकर बाहर छूट कर आना चाहते थे, नंबर 1। और वो जानते थे कि देश में अगर वो देश में जो बदलाव हो रहे हैं और आज़ादी के लिए काम करेंगे, ये उनके लिए बेहतर होगा। और तीसरा ये कि भाई जेल में रहने के बदले अगर वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेंगे तो ये उनके लिए ज़्यादा उचित होगा। इस आधार पर उनका डिफेंस किया जाता है। पर जैसा आपने सही कहा कि अगर हम उसके कंटेंट को देखें और तो उसमें पहली बात जो पता चलती है वो तो ये कि अंडमान की जेल में निश्चित रूप से जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी विपरीत थी और वो अकेले कैदी नहीं थे। बहुत सारे ऐसे कैदी थे जिन्हें इसी प्रकार की यातनाएं दी गई। इन्हें पहले 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया, बाद में वो नारियल साफ करने का काम दिया गया, बाद में वो कोल्लू के बैल के रूप में उनको सज़ा दी गई। तो ये सब चीज़ें हुई। अब इसके चलते जैसे आपने कहा 1911 की, अब ये दया याचिकाओं का मामला भी बड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि वो उपलब्ध क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो लाइब्रेरीज में मिलना चाहिए और इनको या तो किसी ने जानबूझकर गायब कर दिया है या जो भी हो। और 1913 में वाइसरॉय के जो बॉडी के होम मेंबर हैं, रेगिनाल्ड क्रेडॉक, ये अंडमान की विज़िट के लिए आते हैं और ये वहाँ जब विज़िट करते हैं तो उस समय कई कैदी उनको दया याचिका देते हैं। पर उसमें जो सावरकर की लिखी हुई याचिका थी, वो थोड़ी अलग थी। अलग इसलिए थी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ की जेल की परिस्थितियाँ ख़राब हैं, मुझे डेंजरस कैटेगरी में रखा गया है, बाहर भी नहीं जाने दिया गया। अगर मैं भारत की जेल में होता तो अभी तक मुझे अपने रिलेटिव्स से मिलने, सगे संबंधियों से मिलने का अवसर होता, पत्र लिखने का अवसर होता, पत्र प्राप्त करने का अवसर होता। वो सुविधाएं मुझे नहीं है। ये या तो मुझे आप भारत के किसी जेल में ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर आप मुझे रिहा कीजिए या ये परिस्थितियों को कैसे बदला जाए। इसके बाद ये याचिका की वैसे तो अंग्रेज़ी में है, तो मैंने सोचा कि इसकी जो इसका एक बेहतरीन हिंदी अनुवाद ये हमारे शम्सुल इस्लाम की किताब सावरकर हिंदुत्व, मिथक और सच, इसमें 1913 वाली दया याचिका पूरी तौर से अनुदित की गई है और उसके कुछ मैं अंश आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो ये कहते हैं कि मुझे डी क्लास में रखा गया, डी डेंजरस क्लास रखा गया। जी और प्रोफेसर पुनियानी,
जी, एक 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 तर्क और देते हैं जो आप शायद जिक्र करना भूल गए, और वो ये तर्क देते हैं कि केवल सावरकर ने दया याचिका नहीं लिखी, तमाम लोग दया याचिका लिखते रहे हैं और ये एक तरह की परंपरा थी दया याचिका लिखने की। तो सावरकर ने दया याचिका लिखकर कोई अपराध नहीं किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर वो या उनके अनुयायी शर्मिंदा हो। एक तर्क ये भी दिया जाता है। जी, और इस जी, तर्क के जवाब में दूसरी तरफ से ये भी दलील आती है कि भगत सिंह ने तो दया याचिका नहीं लिखी और उन्होंने किस तरह से फांसी की सजा को स्वीकार किया, बल्कि यहाँ तक कहा जी, कि मुझे तो आप तोपों में बांध कर उड़ा दीजिए। तो एक जी, वीरता वो थी और एक वीरता ये है। अब मैं चाहूंगा कि आप जी। दया याचिका का जो ये कंटेंट है। आपने बिल्कुल, ये बहुत जी। महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने ध्यान दिलाया। मैं उसका पहले तो भगत सिंह के तुलना में सावरकर कहीं नहीं रुक ठहरते। भगत सिंह वास्तव में एक अंदर से क्रांतिकारी थे और उनकी समझ भी बहुत विस्तृत थी, तो उससे सावरकर से उनकी तुलना करना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अनुचित होगा। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अंडमान के अंदर रहकर भी कई लोगों ने दया याचिकाएं लिखी, पर केवल 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुराने किए हुए कामों के लिए माफ़ी माँगी और जिसके मैं विस्तार में अभी आता हूँ, और ये ऑफ़र किया कि आप जिस प्रकार का मुझे काम देंगे, वो मैं करने को तैयार हूँ। तो सावरकर की दया याचिका जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें ख़ास बात ये है कि केवल ये दया याचिका एक साधारण प्रकार की नहीं है। इसमें इसको मैं अगर समराइज़ करूँ तो पहली बात, जेल की खराब परिस्थितियाँ जो सबके लिए थी। दूसरा कि वो अपने जिस पुराने रास्ते पर चले थे, वो गलत था। और तीसरा कि अंग्रेज़ सरकार उन्हें जिस प्रकार का भी काम देगी, उस प्रकार का काम वो करने के लिए तैयार है। ये 3 उसके जो बिंदु हैं, उसमें जी। जो शम्सुल इस्लाम की किताब में 2-3 अंश पढ़ने लायक हैं कि एक तो ख़ैर ये भारतीय जेल में मैं होता, तो काफ़ी जी, सज़ा माफ़ यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ प्रोफ़ेसर जी, पुनियानी अपने दर्शकों को, ये किसी की किताब में से ज़रूर लिए गए हैं, लेकिन ये याचिका ओरिजिनल है, ये वास्तविक याचिका है और ये जी। इनमें कोई फेर-बदल नहीं किया गया, ना किया जा सकता है। हूबहू है, उनका अनुवाद किया है क्योंकि वो अंग्रेज़ी में थे आपकी सुविधा के लिए। जी, प्रोफ़ेसर जी। पुनियानी। तो ये शम्सुल इस्लाम की किताब से मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये एक अच्छा हिंदी अनुवाद है। वैसे तो याचिकाएँ अंग्रेज़ी में थी और कई जो अंग्रेज़ी की अभी किताबें आ रही हैं सावरकर पे, वो इसमें देती हैं और ये जैसे आपने कहा हूबहू वही है, यानी ये कोई इस लेखक का उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेखक अपना इंटरप्रिटेशन तो देते हैं, वो याचिका के पहले और याचिका के बाद देते हैं, वो उनकी निजी ओपिनियन है। पर जहाँ तक याचिका जो है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि इसलिए मान्यवर इस विसंगतिपूर्ण स्थिति को जिसमें मैं अपने आप को पाता हूँ, समाप्त करने की कृपा करते हुए या तो मुझे भारतीय जेल में भेजें या किसी दूसरे बंदी की तरह मुझे भी निर्वासित कैदी कैदी का दर्जा दें। ये तो मतलब जेल की खराब परिस्थितियों के कारण कहते हैं। असली मुद्दा बाद में आता है कि एक तो सज़ा में कटौती करें, मुझे हर 4 महीने अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दें और 14 साल में रिहा करने का जो नैतिक तरीका होता है उसका पालन करें और यहाँ तक तो ख़ैर ये बातें सभी लिखते हैं और उसमें इसी में वो एक उल्लेख करते हैं, ये याचिका का भाग है। अंत में क्या मैं मान्यवर को याद दिला सकता हूँ कि वे दया की मेरी अर्ज़ी को पढ़ने की कृपा करें, जिसे मैंने 1911 में भेजा था। अब ब्रैकेट में ये लेखक लिखते हैं कि यह अभी तक खोजी नहीं जा सकी है और उसे मंजूर करके भारत सरकार को भेजी। यानी यहाँ आप जो कह रहे हैं 1911 की याचिका, उसका उल्लेख वो खुद कर रहे हैं कि मैंने 1911 को लिखी थी, तो वो भी भारत सरकार को आप भेजें। अब आगे वो कहते हैं भारतीय राजनीति की ताज़ा घटनाओं और सरकार की समझौतावादी नीति ने संवैधानिक रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है। तो अब ये यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जिस प्रकार के क्रांतिकारी काम जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ़ की जाती है, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। और आगे जो ख़ास तौर से इसमें ये भी कहते हैं कि आपकी पुरानी नीतियों के कारण मुझे नाउम्मीदगी थी, इसलिए हम उस रास्ते का मैंने इस्तेमाल किया। तो यानी जो हिंसा के रास्ते का इस्तेमाल किया, उसके लिए वो ब्रिटिश
सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं और अभी कह रहे हैं अभी आपकी जो नीतियां हैं इसमें हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं। अब यहाँ उनका सवाल जो दया याचिका का मुख्य बिंदु जिस पे उनकी वीरता या कायरता प्रकट होती है वो अब आता है और आगे लिखते हैं, इसलिए सरकार अगर अपने विविध उपकारों और दया का प्रदर्शन करते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता बल्कि संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के वफादारी का, यानी मैं अंग्रेज सरकार के पूरी तौर से वफादार रहूंगा, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। इसका सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। जब तक हम जेलों में बंद हैं तब तक महामहिम की वफादार भारतीय प्रजा के हजारों घरों में उल्लास नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। अगर हमें रिहा किया जाता है तो लोग उस सरकार के प्रति सहज ज्ञान से खुशी और उल्लास में चिल्लाने लगेंगे, जो दंड देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना जरूरी है। इसके अलावा मेरे संवैधानिक रास्ते के पक्ष में हृदय परिवर्तन से भारत और यूरोप के सभी भटके हुए नौजवान जो मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते थे वापस आ जाएंगे। अब मुख्य वाक्य यहाँ आता है, सरकार जिस हैसियत से चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतःकरण से है। ये इसमें सब अंडरलाइनिंग बात है। अब ये वो अंग्रेज सरकार को एक बताने के लिए कर रहे थे, पर उनके जीवन को अगर देखें तो ये तो वास्तविकता दिखती है कि उन्होंने इसी रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे चलाया। तो ये 1913 की दया याचिका है और उसके बाद जो दूसरी याचिका भी 1920 की आसानी से उपलब्ध है और दूसरी याचिकाएं भी उपलब्ध है। तो प्रोफेसर पुनियानी, इसमें 3-4 चीजें साफ दिख रही है। एक तो ये कि वो ब्रिटिश सरकार को कह रहे हैं कि आपकी पहले वाली नीतियां खराब थी जब हम विद्रोह कर रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे थे, लेकिन मेरे जेल में आने के बाद से स्थितियां बदल गई हैं और अब मैं उस तरह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो देश भर में उल्लास का वातावरण बन जाएगा, लोग ब्रिटिश सरकार की वाहवाही करेंगे और मेरे जो अनुयायी हैं वो भी अपना रास्ता बदलकर आपके प्रति वफादार हो जाएंगे और मैं अंतःकरण से आपकी वफादारी की एक तरह से शपथ लेता हूं, मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। तो एक तरह से ये पूरा समर्पण था, कहीं भी इसमें कोई संदेह का कोई नाम मात्र भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं नजर आता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि मेरा जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो वास्तविक है। और ये बात उनका जो जेल में जाकर कही। अब यहाँ बात यह है कि एक तो इसी प्रकार की दया याचिका वीरेंद्र इन्होंने अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष ने लिखी थी इसी प्रकार की। पर दया याचिका लिखने का एक दूसरा तरीका जो है वो हमें ऋषिकेश कांजीलाल और गोपाल, ये जो 2 लोग और जेल में बंद थे, उन्होंने भी दया याचिका लिखी। पर उन्होंने क्या लिखा कि जेल की परिस्थितियां खराब हैं, सभी कैदियों को परेशानी है, तो आप उस परिस्थितियों को बदलें। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले किया था उसके बारे में उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी और आगे भी सरकार की सेवा करने का कोई आश्वासन नहीं किया। उन्होंने एक ही बात की रट लगाई कि आपकी जेल की परिस्थितियां खराब हैं, सभी कैदियों को तकलीफ है, तो वे केवल खुद के लिए नहीं लिख रहे। जबकि अगर आप सावरकर का माफीनामा देखें तो केवल आत्म केंद्रित है, उनके चारों तरफ एक केंद्रित है। और इसमें वो दूसरी मांग करते हैं, जैसे ये ऋषिकेश कांजीलाल और गोपाल, कि आप भारत की दूसरी जेल में हमें भेजें, इतनी वो मांग करते हैं। बाकी इसके अलावा कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपके रास्ते पर चलेंगे और हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है, इस प्रकार की बात वो नहीं करते। यानी ये बात आपने जो कही सच है कि मर्सी पिटीशन ये देना कैदियों का अधिकार था और ये एक वहाँ की ट्रेडिशन भी थी, पर उसके अंदर आप क्या लिखते हो ये महत्वपूर्ण है। और उसमें तो सावरकर के जीवन में तो भी ये दिखता है ना कि ये लिखते हैं और छूट कर आते हैं और उसके बाद वो पूरी तौर से आज़ादी के आंदोलन से दूर रहते हैं। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि मेरा हृदय परिवर्तन वास्तविक में हुआ है और उसी के साथ हमें इस बात को समझना चाहिए। जी, और जेल में जाकर तकलीफ थी, अगर दूसरे कैदियों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही, ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए भी कोई विरोध प्रदर्शन का
तरीका अख्तियार कर सकते थे, वो भूख हड़ताल कर सकते थे, वहाँ इस आमरण अनशन कर सकते थे, ये तमाम उपाय उन्होंने नहीं किए। उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया और अपने माफीनामे लिखने शुरू कर दिए। तो एक तो ये कि ये सावरकर के पूरे व्यक्तित्व को बताते हैं कि वो किस तरह से, और हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं कि मदन लाल धिंगड़ा के मामले में किस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया, और वो उससे बचते रहे, हमेशा घबराते रहे, जेल से, सजा से बचने की कोशिश करते रहे। एक दूसरा जो आपने बारेंद्र घोष का नाम लिया, अरविंद घोष के बारे में हम कभी जरूर बात करेंगे। वो भी उसी तरह के क्रांतिकारी थे जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से मेरे ख्याल से अलग हो गए थे। मैं पूरी तरह से इसमें आश्वस्त नहीं हूं कि मैं जो कह रहा हूं, लेकिन मेरा जो अध्ययन है उसके हिसाब से वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से हट गए थे। तो ये एक हिंदुत्ववादी धारा का ये हम लगातार प्रभाव देखते हैं, उसमें जो तरीका देखते हैं कि वो उनका संघर्ष नाजुक मौकों पर डावाडोल हो जाता है, वो तुरंत आत्मसमर्पण पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सावरकर का चरित्र इस पूरे माफीनामे से हमें दिखता है। लेकिन वो जो 2-3 प्रश्न आपने पहले उठाए थे, अगर उनके आलोक में हम इस माफीनामे को देखना चाहें कि एक सावरकर वहां से निकलना चाहते थे ताकि आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका निभा सके। ये जो हलफ मर्सी पिटीशन है, क्या इसमें कोई संकेत किसी तरह से मिलता है उसका? वो कह रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि आप जो काम मुझे बोलेंगे मैं वही करूंगा, यानी मैं आपके पूरे समर्थन में चलूंगा। पर इसके पहले मैं एक और बिंदु इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार भगत सिंह का कंट्रास्ट हमेशा सामने आ जाता है। आपने कहा कि कैदियों की परिस्थिति खराब थी, इसलिए उन्होंने कोई भूख हड़ताल नहीं की। तो इसमें याद रखिए कि भगत सिंह और उनके साथी जब जेल में थे तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी। और ये भी हम याद रखें कि उस भूख हड़ताल के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्हें जेल में मिलने गए थे, वो इतने द्रावित हो उठे, वो इतने ये पसीज गए कि उन्होंने कहा मेरे से इन नौजवानों की हालत देखी नहीं जाती। और उन्होंने उनमें से एक भगत सिंह के एक साथी की वो 50-60 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे, और वो सबके लिए, वो निजी उसमें स्वार्थ नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा अरविंद घोष की बात आपने की, उसमें भी हम और गहराई में भी देख सकते हैं। फिर अरविंद घोष भी, उनके भाई बारेंद्र घोष भी, इसके बाद उन्होंने ये माफीनामा लिखा और बाद में आके उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा। जहाँ तक सावरकर का सवाल है, वो पूरी तौर से आत्म केंद्रित पत्र है, जो खुद को एक तौर पे लीडर भी मानता है कि भाई मेरे बहुत मानने वाले हैं, मुझे माफ कर दिया तो वो भी सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। और वो अपना एक जो ग्लोरी करके भाई मैं एक खास व्यक्ति हूँ, वो हमेशा उसका ऑरा अपने चारों तरफ रखते हैं। और इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है किसी बात का कि मैं यहाँ से छूट कर आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार का हिस्सा लूंगा। वो तो कहते हैं अब आप ठीक कर रहे हैं और इसलिए आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगा। जी, और इन दोनों माफीनामों को हम उस संदर्भ में भी देख सकते हैं जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये माफीनामे तो महात्मा गांधी के कहने पर लिखे गए हैं। तो ये माफीनामे तो 1911 में लिखे गए, 1913 में लिखे गए, जब महात्मा गांधी भारतीय परिदृश्य में कहीं नहीं थे, और वो तो 1915 में आए, और इसके पहले ये माफीनामे लिखे जा चुके थे। तो ये एक सफेद झूठ जो राजनाथ सिंह ने बोला था और जिसको अभी भी प्रचारित किया जा रहा है लगातार, खास तौर पर इस विचारधारा से जुड़े लोगों द्वारा, कि गांधी प्रेरणा बने थे मर्सी पिटीशन के लिए, तो ये सफेद झूठ था। तो ये साबित होता है कि पहले से उन्होंने ये माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। एक इसमें मैं ऐड कर दूं कि अभी गांधी जी के आवरण में चलकर ये सावरकर की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं, पर गांधी जी ने भी जो पत्र लिखा था उनके भाई नारायण सावरकर को, डॉक्टर नारायण सावरकर को, उन्होंने माफीनामे के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने पिटीशन के लिए कहा था कि आप एक पत्र लिखिए जिसमें आप पूरी हकीकत बयान कीजिए ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके और इनको रिहाई की हम मांग करें। अब रिहाई की मांग करना और माफी मांगना, इसमें फर्क है। रिहाई तो आप मांग सकते हैं कि भाई
बहुत सारी चीज़ें हैं और माफ़ी माँगना ठीक है भई, आप घुटनों के बल चल रहे हैं, आप बिल्कुल नीचे झुककर कह रहे हैं कि भई आप जो कहें सब मैं मानने को तैयार हूँ, तो ये अलग चीज़ है। अब इसमें गांधी जी के बारे में भी जो कहा जाता है, गांधी जी अपने रास्ते पर हमेशा ईमानदारी से चले। उन्होंने इसमें कोई लाग-लपेट नहीं की। यहाँ मैं पता नहीं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा मदन लाल ढींगरा, बाद में नाथूराम गोडसे के बारे में, इन्होंने कभी अपना दूरी बनाए रखी। गांधी का इससे उल्टा था। वो तो जैसे चंपारण में भी पकड़े गए, तो चंपारण में उन्होंने पकड़ा, हाँ, मैंने गुनाह किया है, आपको जो सज़ा चाहिए मुझे दे दीजिए। तो ये एक वीर और कायर का फ़र्क मेरे ख़्याल से यहाँ समझते हैं। जो वीर है वो अपनी बात को ओन करता है, उस रास्ते पर यानी अहिंसक हैं इसलिए आप कायर हैं, ये गलत है। अहिंसा जी, एक्चुअली में ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है और ज़्यादा वीरता की ज़रूरत होती है। ये बात भी हम यहाँ से थोड़ा-सा सीख जी। सकते हैं। बिल्कुल, प्रोफ़ेसर पुनियानी, और हम चाहेंगे कि ये गांधी का जो पूरा प्रसंग है, उस पर हम एक पूरी कड़ी में विस्तार से बात करें। क्या लिखा जी, था, उसका क्या जवाब था, उनके भाई ने सावरकर के भाई ने क्या लिखा था, ये जी, तमाम चीज़ों का हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन सावरकर की वीर गाथा में आज उनकी वीरता का हुँ, इतना ही हम गुणगान करते रहें। अगले एपिसोड में हम दूसरे उनके कारनामों का ज़िक्र करेंगे, उनके माफ़ीनामों पर बात करेंगे। उनका कंटेंट आगे चलकर और कैसे बदलता है, उसमें और क्या नई चीज़ें जुड़ती हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कीजिए। और अगर आपको इस एपिसोड में कुछ चीज़ें कम नज़र आ रही हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, या आपको लगता है कि ये तथ्य गलत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, ताकि हम भी उसको दुरुस्त कर सकें। अगर हमें लगता है कि वो तथ्य शामिल किए जाने चाहिए, तो हम अगले एपिसोड में उनका ज़िक्र भी करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी आज की बातचीत हुँ। के लिए। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।